आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 5। पार्ट 4 मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है। और आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। देखो, ऐसे प्रैक्टिस किया करो जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो उसका टॉपिक देखो कौन सा है और उस क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक को भी पढ़ दो, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ के अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं थोड़े क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो होता है मोस्ट प्रॉबेबली डिफरेंट टॉपिक से होता है। तो आप उस टॉपिक को पढ़ा करो ताकि वहाँ के सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। तो आप पार्ट 4 भी जाके देख लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैं ऐसे ही डालती रहूँगी, अभी वी हैव अ टाइम, तो आप ये रेगुलरली करते रहो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The nurse is assessing the laboratory value of 40-week pregnant woman. Which laboratory value is increased? एक नर्स है, असेस कर रही है 40 वीक प्रेग्नेंट वुमेन की लेबॉर्ट्री वैल्यू, तो कौन सी इंक्रीज होगी? हेमाटोक्रेटिन, बिलीरुबिन, ग्लूकोज, फिब्रिनोजन। सो कौन सी होगी? सो होगी हमारी फिब्रिनोजन। देखो, जो फिब्रिनोजन्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो फिब्रिनोजन्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जब लास्ट वीक आता है 40 वीक्स हो जाते हैं तो इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए मदर में पीपीएच होने के चांसेस, पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस, बिकॉज फिब्रिनोजन क्या करता है? कोलेजन प्रोडक्शन। बट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो कोलेजन डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, इसीलिए मदर में पीपीएच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिब्रिनोजन जो है तुम्हें लेबॉर्ट्री वैल्यू में से इंक्रीज मिलेगा अगर तुम किसी वुमेन पोस्ट, अभी उसकी डिलीवरी नहीं है, डिलेड डिलीवरी है और 40 वीक्स की प्रेग्नेंट है, वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए मेन क्लाइंट विद डायग्नोज विद रीनल कैलकुलाई इज एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन? देखो, अगर कोई रीनल कैलकुलाई वाला पेशेंट मेडिकल वार्ड में एडमिट हुआ है तो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगी? असेस द लेवल ऑफ पेन, रिक्वेस्ट द यूरिनेट इन द यूरिनल, स्ट्रेन द क्लाइंट यूरिन, इंक्रीज द क्लाइंट ओरल इनटेक फ्लूइड। ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रीनल कैलकुलाई वाला पेशेंट जो होता है ऑब्वियसली पेन के साथ ही उसे पता चलता है कि मुझे कैलकस है, ठीक है। नहीं तो मोस्टली कैलकुलाई है, नहीं तो मोस्टली पेशेंट्स को नहीं पता चलता बिकॉज स्टोन्स मोस्ट प्रॉबेबली सबके होते ही हैं। सो सबसे पहले हमें पेन का लेवल असेस करके उसको ऑलवेज क्या देनी है? पहले पेन किलर एनाल्जेसिक देना है ताकि उसका पेन जो है वो रिलीफ हो जाए, देन हम अगली प्रायोरिटीज़ पे जाएंगे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। लीडिंग कॉज ऑफ डायरियल डिसीज इन चाइल्डहुड इज विच ऑफ द फॉलोइंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है BFUHS में कि डायरियल डिसीज जो चाइल्डहुड में होती है वो किस कॉज से होती है? एंट्रो एक्सोजेनिक, इस्चेरिक कोलाई, सैल्मोनीला, रोटावायरस, ऑल ऑफ द अबव। सो किससे होती है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, इम्यूनाइजेशन में अभी अभी ऐड हुई है ये थोड़े टाइम पहले, रोटा वायरस, जो कि कैसे देते हैं? हम ओरली देते हैं 5 ड्रॉप्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कैसे देते हैं? ओरली 5 ड्रॉप्स देते हैं हम, ठीक है। सो रोटा वायरस जो है मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज है डायरियल डिसीज़ का चाइल्डहुड में। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो BFUHS का एग्ज़ाम है इसमें इम्यूनाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ना। Which of the following classification of medication would be most often used for client with schizophrenia? इसमें से important question, कौन सा मेडिकेशन यूज़ होती है स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के लिए? एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, लिथियम, न्यूरोलेप्टिक्स। तो ऑब्वियसली न्यूरोलेप्टिक्स। इसका अनदर नाम क्या है? एंटी साइकोटिक। और इनसे क्या हमें देखने को मिलते हैं? एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स। तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है कि एंटी साइकोटिक ड्रग कैसे एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम शो करती है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने एक MCQ के सेशन में दे रखा है इसके बारे में। तो न्यूरोलेप्टिक्स देते हैं जिसको हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स इज असाइन टू केयर फॉर अ ग्रुप ऑफ अ क्लाइंट। एक नर्स को असाइन किया जाता है ग्रुप ऑफ द क्लाइंट। ऑन द रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स मेडिकल रिपोर्ट द नर्स डिटरमाइन विच क्लाइंट इज रिस्क फॉर फ्लूइड एक्सेस। तो जब वो सबकी मेडिकल रिपोर्ट देखती है तो उसको किस क्लाइंट में ज़्यादा फ्लूइड एक्सेस होने का रिस्क लगता है? द क्लाइंट विद यूलोस्टमी, द क्लाइंट विद रीनल फेलियर, द क्लाइंट विद डायोरेटिक्स, द क्लाइंट इज ऑन GI सक्शनिंग। सो देखो, जो पेशेंट रीनल फेलियर वाला होगा उसमें क्या होगा?
ज़्यादा फ्लूइड होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज किडनी वर्क ही नहीं कर रही है तो वो बाहर निकालेगी ही नहीं यूरिन, उसमें क्या होगा, यूरिन रिटेंशन होगा, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन होगा, तो उसको ज़्यादा रिस्क होगा फ्लूइड एक्सेस होने के वाले का। इलॉस्टमी वाले को भी नहीं होगा, डायूरेटिक्स में तो निकल ही रहा है यूरिन बाहर, और जो जीआई सक्शनिंग वाला है उसमें भी नहीं होगा। रीनल फेलियर वाले पेशेंट को ज़्यादा रिस्क होगा फ्लूइड एक्सेस होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के लिए प्लान केयर कर रही है, नोइंग दैट द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस इनबैलेंस। तो इस क्लाइंट में कौन सा एसिड बेस इनबैलेंस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो देखो पहली बात तो ये किसकी डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी की, तो थर्ड एंड फोर्थ तो कट ही हो गए। अब देखो जब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है, नैरोइंग होने से क्या होगा, CO2 की रिटेंशन होगी। अब अगर CO2 की रिटेंशन होगी तो CO2 क्या करेगी, रिटेंशन होगी, अब क्या करेगी, CO2 वाटर के साथ जाके क्या करेगी, क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड, क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। अब अगर कार्बोनिक एसिड इंक्रीज होगा तो जो pH है वो क्या हो जाएगी, हमारी एसिडिक हो जाएगी, तो उस पेशेंट में क्या होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एसिडिक हो गई है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। याद रखना COPD में नैरोइंग होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड, जिससे pH एसिडिक हो जाएगी और पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद मेटाबॉलिक एसिड, इसमें से कौन सी एसिडोसिस वैल्यू जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस से कंसिस्टेंट है, pH 7.35, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 48 mm ऑफ Hg, बाइकार्बोनेट 16 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर SpO2 90%। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो बाइकार्बोनेट आयंस है जो वो वर्क करते हैं हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में, तो ये कम है, नॉर्मल होते हैं 21 से 27 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, इसमें क्या है, कम है, इट मीन्स तभी ही एसिडोसिस हुआ है। अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस, इसमें नॉर्मल पोजीशन कौन सी है यूट्रस की, रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्टेड, रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स्ड, रेट्रोवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीफ्लेक्स्ड एंड एंटीवर्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो ये एसिडोसिस वाले क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सो रिमेंबर ये थ्योरी आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस कैसे वर्क करता है। सो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन होती है एंटीफ्लेक्स्ड एंड एंटीवर्टेड, याद रखना। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट डज द अल्सर एक्सटेंड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो कौन सी स्टेज पे सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है, एक्सटेंड इनटू, स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 4, सो ऑब्वियसली स्टेज 2 तक वो पहुंच जाता है, दिस इज द राइट, पहुंच जाता है, बट सबक्यूटेनियस को कवर कब कर देता है प्रॉपरली, स्टेज 3 में। ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना कि पहुंच जाता है सबक्यूटेनियस तक सेकेंड स्टेज पे ही, पर उसको कवर कर लेता है और साथ में उसके फैटी टिश्यूज़ को भी कवर कर लेता है, दैट इज स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होगा, नॉन ब्लांचे रिदमिया होगा, ठीक है, स्किन जो है वो इंटैक्ट रहेगी। सेकेंड में क्या होगा, एपिडर्मिस और डर्मिस खत्म और सबक्यूटेनियस तक पहुंच गया। थर्ड में क्या होगा, सबक्यूटेनियस एंड फैटी टिश्यूज़ भी खत्म और फुल थिकनेस लगेगा, और फोर्थ स्टेज पे हमें बोन मसल टेंडन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद हैशीमोटो थायरोइडाइटिस, द नर्स इज अवेयर दैट ही विल एग्जिबिट साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक पेशेंट है वो एडमिट हुआ है हैशीमोटो थायरोइडाइटिस से, ठीक है, तो कौन से साइंस जो है वो एग्जिबिट करेगा, कौन से साइन दिखाएगा। पहली बात तो हैशीमोटो थायरोइडाइटिस क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, किसकी, हाइपोथायरॉयडिज्म की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म। एंडोक्राइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं BFUHS में, तो वो अपना क्लियर करके लेके चलो ये चैप्टर। देखो कम क्वेश्चन कराने का यही मतलब है कि जैसे अब अगर मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म करूँ तो ये आप पूरा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद मेरे पास उसके डाउट्स लेके आओ कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर करूँ, ठीक है। तो कम क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से रिलेट करता है तो वो टॉपिक साथ के साथ ही कवर किया करो। सो क्यों होगा, ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम शो करेगा। हाशिमोटो क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ठीक है, ये क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है अटैक करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसमें ये किसको अटैक करने लग जाता है, हमारे थायराइड
ग्लैंड को, जिससे क्या होती है इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जो थायराइड है वो प्रोड्यूस नहीं करता उसके हार्मोन्स, ठीक है। सो इसका आप टॉपिक क्लियर करो अपना। सो दीज आर सम क्वेश्चन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, और एंडोक्राइन फेवरेट है BFUHS का, तो उसको अच्छे से करो। एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट, एंड इसे प्लीज़ शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।